एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रीवा में झीना मेले में पति पत्नी के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल पति को पिटता देख पत्नी बीच बचाव करने गई तो बदमाशों ने छेड़खानी की और पत्नी को भी पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है और उधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर तुर्का गोंदर में झीना मेला लगा हुआ था और मेले में बदमाश लाठी डंडे लेकर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए और महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया। बदमाशों का पूरा एक ग्रुप एक शख्स पर टूट पड़ा। रीवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, मोबाइल से शूट किया गया ये वीडियो है जो उस वक्त वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और हमारे सहयोगी विजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या है आखिर ये पूरा बवाल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला तुर्का गोदर नदी में झीना मेले का बताया जा रहा है, जहां मकर संक्रांति के दिन मेला का आयोजन था। वहां लोग गए थे तो एक पति और पत्नी वो भी मेले में गए थे। बताया जा रहा है कि जो वहां के उपद्रवी लोग हैं वो मेले में घूम रहे थे लाठी और डंडा लेके, जबकि पुलिस की मौजूदगी भी थी वहां मेले में। फिर भी वो जैसे घूम रहे थे थोड़ा धक्का लग जाता है और धक्का लगने के बाद वो एक मारपीट का मतलब एक प्रकार का आड़ बना लेते हैं और जमकर मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि पत्नी बीच बचाव में जाती है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है। जी, और उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस की इन पर? ये जने थाना अंतर्गत है। जो अभी पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विजय, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुंगेली में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल मदकू में पुन्नी मेले में चले लाठी और चाकू मारपीट का वीडियो भी सामने आया। चाकूबाजी में एक शख्स की मौत होने की भी बात सामने आई है। दरअसल नशे में धुत युवकों का विवाद हुआ था और इस विवाद में मारपीट तक बात आ पहुंची और उसके बाद ये वीडियो भी सामने आया। देखिए, तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में ये जो घटनाक्रम सामने आया, इस घटनाक्रम में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल चाकूबाजी में एक शख्स की जान तक चली गई और इस तरह के मेलों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुंगेली में कहाँ है कानून व्यवस्था, क्यों नहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तैनाती थी। जब लोगों का एकत्रीकरण यहाँ होना था, लोग जुटने थे, तो आखिर क्यों यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी? यदि पुलिस मौके पर होती तो संभवतः एक जान बच सकती थी। और 27 दिन बीत गए लेकिन जांच एजेंसीज के हाथ अभी भी खाली हैं। सौरभ शर्मा को जांच एजेंसीज अभी तक रडार पर नहीं ले पाई हैं। दरअसल भोपाल में जहां सौरभ शर्मा जांच एजेंसीज के लिए एक चुनौती बना हुआ है, 27 दिन बाद भी इसकी गिरफ्तारी न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। लोकायुक्त IT ED मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट में सौरभ अपनी जमानत याचिका लगा सकता है। जिला कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सौरभ के दुबई में होने की आशंका भी जताई जा रही है और जांच एजेंसीज ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और इस लुकआउट नोटिस के जारी होने के बाद भी सौरभ शर्मा अभी गिरफ्त से दूर है। बहरहाल वो जमानत की फिराक में है। हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए और इस पूरे मामले में लोकायुक्त IT ED सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सौरभ जमानत याचिका लगा सकता है। क्योंकि जिला कोर्ट से ये याचिका खारिज हो चुकी है तो हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी या उसे राहत मिलेगी, इसकी संभावनाएं अपेक्षाकृत कम नजर आती हैं। लेकिन हाईकोर्ट किस आधार पर या हाईकोर्ट में किस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लुकआउट नोटिस इसके लिए पहले ही जारी कर दिया गया था।
वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, 27 दिन का समय गुजर गया लेकिन एजेंसीज को अभी भी सौरभ शर्मा की तलाश है। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत बड़ी काली कमाई का बादशाह सौरभ शर्मा, जिसके पास से चांदी, सोना, करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ था और इस पूरे मामले के तार कई रसूखदारों से जोते हुए नजर आए थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सौरभ शर्मा का अभी कोई अता पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। लगातार प्रदेश से लेकर देश की कई बड़ी एजेंसियां जो है वो सौरभ शर्मा की तलाश में जुटी हुई हैं। अलग अलग तरीकों से रणनीति बनाई जा रही है, कोशिश ये भी कराई जा रही है कि सौरभ शर्मा पर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो खुद आकर सरेंडर कर दे। लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी सफलता जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ में नहीं लगी है। सौरभ शर्मा अभी भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त से दूर है। सौरभ शर्मा पकड़ाएगा, उससे पूछताछ होगी तो कई और राज जो है वो हम सबके सामने आएंगे और इसी को लेकर सभी लोग इंतजार भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि चूंकि सौरभ शर्मा ने पहले ही जो जमानत के लिए अर्जी लगाई थी वो खारिज हो गई थी जिला कोर्ट से, और अब अग्रिम जमानत को लेकर वो हाई कोर्ट के शरण में उसके जो वकील हैं वो जा सकते हैं। देखना होगा कि वहां पर क्या तथ्य पेश किए जाते हैं, किन किन बातों को वहां पर रखा जाता है और आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कितनी कार्रवाई तेज होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कांग्रेस के नए मुख्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और करीब 46 साल बाद कांग्रेस मुख्यालय का अब पता बदलने जा रहा है। कांग्रेस का नया मुख्यालय दिल्ली के कोटसला मार्ग पर बना है और इंदिरा गांधी भवन इसे नाम दिया गया है। कोटसला मार्ग 9A इसका पता होगा। कांग्रेस के नए मुख्यालय को लेकर बीजेपी को अब जुबानी हमला करने का मौका मिल गया। इसके लिए कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय में उन नेताओं की तस्वीर भी लगवाई है जो कभी कांग्रेस पार्टी में थे या जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए, या फिर ऐसे नेता जिनके गांधी परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहे। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय में सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी के अलावा कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद की भी तस्वीर लगाई है। और उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का एक खुलासा हुआ। शीघ्र दर्शन कराने को लेकर बातचीत का एक ऑडियो सामने आया। वसूली में क्रिस्टल कंपनी के गार्ड्स, मंदिर के कर्मचारी और दूसरे लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो में रवि मकवाना और सौरभ नाम के 2 लोग बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इनमें कुछ और नामों का जिक्र भी है जो इस गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। दरअसल इस बातचीत में शूटर नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो वीआईपी दर्शन करने वाले लोगों के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ऑडियो में शूटर वर्ड का यूज किया गया, ये शूटर कौन है? जी देखिए, जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है और जिसका जो है नाम थमने को नहीं ले रहा है, इसके बाद भी 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है जिसमें 8 मंदिर के कर्मचारी हैं। लेकिन अब ये ऑडियो और वीडियो सामने आया है जिसमें दर्शन के नाम पर एक कोड का उपयोग किया जा रहा है जिसमें शूटर नाम का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कौन लोग हैं और कैसे इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि मंदिर में अभी भी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कई कर्मचारी और कई सिक्योरिटी गार्ड जो है दर्शन के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। शूटर का उपयोग जो है को कर्मचारी जो है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के, वो आपस में एक दूसरे को शूटर के नाम से जो है बात करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कितना बड़ा खुलासा होता है। बिल्कुल अजय, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बार वो ऑडियो अपने दर्शकों को सुनवा दें जिस ऑडियो में दावा ये किया जा रहा है कि ये जो ऑडियो है उसी
हेरा फेरी का है जो लोगों को दर्शन कराने के लिए यूज किया बोले गया। उल्टी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर ही होगी। बोले भगवान को तो क्या, बोले हम तो सब संभाल लेंगे। ये फॉर्म वगैरह के कुछ हैं जो धनुष तो द्वार सर पे वो जो सुनई में आई वही आपको बता रहे हैं सर। आपको देखी भी हमने नहीं देखा सर जो सुनई। अच्छा हाँ, बोले उल्टी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर ही होगी। बोले भगवान को तो क्या, बोले हम तो सब संभाल लेंगे। ये फॉर्म वगैरह के कुछ हैं जो धनुष तो द्वार सर वो पे जो सुनई में आई वही आपको बता। और अजय पटवा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। अजय, अब ऑडियो भी सामने आ चुका है, लोगों की वीडियो तस्वीरें भी दिखाई देने लगी हैं, क्या धरपकड़ होगी इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से अभी तक 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस की जांच अभी भी लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि आगे भी और लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब ये धीरे धीरे ऑडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो भी वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इनकी जांच की जाएगी। जांच में क्रिस्टल कंपनी के कितने कर्मचारी सम्मिलित हैं दर्शन के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर की सुरक्षा एजेंसी जो क्रिस्टल है उसको दे रखी है और ऐसे में उनके ही कर्मचारी मंदिर में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा अजय, आगे क्या स्थिति रहेगी इस पर डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। दुर्ग में मांझे से एक शख्स घायल हो गया। दरअसल मांझे से घायल हुए शख्स के चेहरे पर कट लग गया और कटी हुई एक पतंग का मांझा उसके चेहरे से लिपट गया और उलझने की वजह से ये चोट उसे आई है। दरअसल उसके चेहरे पर 6 टाके लगाने पड़े। छावनी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक शख्स के चेहरे पर काफी गंभीर चोट आई है और 6 टाके तक उसको लगाने पड़े इस मांझे की वजह से। तो ऐसे में आप भी पतंगबाजी का यदि शौक रखते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें और इस तरह से हल्के धागों का प्रयोग करें जिससे कि किसी की जान पर खतरा ना हो, किसी को चोट ना आए, क्योंकि अभी तक तो पक्षियों को मांझों से समस्या होती थी, वो उनकी चपेट में आते थे, लेकिन अब इंसान भी आने लगे हैं। और ये दुर्ग से पूरा मामला सामने आया जहां छावनी थाना इलाके में हादसा हुआ। एक शख्स के चेहरे पर मांझे से कट लग गया और उस कट में 6 टाके लगाने पड़े और तब कहीं जाकर उसके घाव को भरा गया है और अभी घाव ताज़ा है तो भरने में समय लगेगा। तस्वीरें दुर्ग से सामने आई। और अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां निर्माणाधीन कुएं में मिट्टी धंस जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल कुएं में मिट्टी धंस जाने की वजह से 3 मजदूर इसमें दब गए थे और जिन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। 3 मजदूरों की अस्पताल में मौत हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से ये 6 मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे। तीन को सकुशल निकाल लिया गया था, जबकि 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि खुनाजीर खुर्द गांव में एक निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंस जाने की दुर्घटना हुई थी और उस मिट्टी को निकालने के लिए लगातार जो कोशिश की गई, उस कोशिश का परिणाम ये रहा कि 3 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 अन्य इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। छिंदवाड़ा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे। राजेश करमेले हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। राजेश, कब हुई ये दुर्घटना और अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल पा रहा है? ये कल शाम का हादसा है। खुनाजीर खुर्द गांव है, छिंदवाड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास का इलाका है। ये यहाँ पर कुआं खुदाई का काम चल रहा था। रायसेन से जो लेबर आते हैं, मजदूर आता है, वो ये काम करते हैं। एक खेत के ठेकेदार, एक खेत का जो मालिक है, उसने ये ठेका दिया था कुआं खुदाई का, और जिस दौरान ये खुदाई हो रही थी उस दौरान अचानक मिट्टी धसकी और 6 मजदूर लगभग उसमें दब गए थे। 3 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 को निकालने के लिए पूरी रात प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम कवायद करती रही। अभी भी मजदूर दबे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी 20 मीटर के आसपास, 20 से 500 मीटर के आसपास टनल खोदने का काम कर रहे हैं ताकि उन्हें निकाला जा सके, उन तक पहुंचा जा सके। मैं आपको बता दूं, रात में इन मजदूरों से संपर्क भी किया था प्रशासन ने, बातचीत की थी। तेज आवाजें मजदूरों से लगातार आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह सुबह उनकी आवाजें आना बंद हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी चिंता में भी है। अभी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि निकालने का काम तेज है। हालांकि ये अंदेशा जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय स्थिति ना पैदा हो जाए। जी, लेकिन राजेश, रेस्क्यू जो चल रहा है, कितना समय लग सकता है अभी उन्हें बाहर निकालने में?
ये देखिए, हमारी जो प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीआरएफ के लोगों से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि दोपहर के आसपास का समय हो जाएगा, क्योंकि काफी अंदर दबे हुए हैं, पत्थर भी है अंदर पे। जिस तरीके से विस्फोट कुएं में खोदने के लिए कुएं में विस्फोट भी किया गया था, तो पत्थर भी निकले थे, तो कहीं ना कहीं उन पत्थरों की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा मुरम जो है वो काफी बड़ी मात्रा में उनके ऊपर है, इस वजह से समय लग सकता है। दोपहर के आसपास इन मजदूरों को संभव है कि निकाला जा सके। अभी काम में पूरी तरीके से तेजी लाई जा रही है, मशीनें वहां मौजूद हैं, अधिकारी वहां लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी राजेश, चुनौतियां क्या रहेंगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? देखिए, यहाँ पर ये जो मामला है, क्योंकि खेत है, पहाड़ी इलाका है, इस वजह से प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत है। जिस तरीके की मशीनें वहां होनी चाहिए वो मशीनें अभी हैं नहीं। प्रशासन इधर उधर से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बुला रहा है, जेसीबी मंगवाई गई है और एसडीआरएफ की टीम भी इस बात का लगातार कोशिश कर रही कि जो अंदर पत्थर है, खासतौर पर बड़ी चट्टानें, उनको तोड़ के अंदर टनल जैसा बनाया जाए और इन मजदूरों को निकाला जाए। ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में घर के सामने खड़ी स्कूटी में भयंकर आग लग गई और आग लगने से पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। दरअसल स्कूटी में आग लगने से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का सा माहौल हो गया और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये आग कैसे लगी और ये क्या आग लगाई गई थी या क्या वजह थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आग लगने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है और धू धू कर आग की जो लपटें हैं वो स्कूटी से उठती हुई दिखाई दी हैं। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया और आग लगने से स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो आसपास कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी, जो स्कूटी में जब आग लगी लोगों ने भागकर वहां मौजूद गाड़ियों को वहां से हटाया। हालांकि आग कैसे लगी और इतनी तेज़ी से आग कैसे भड़क गई, ये अभी तक लगातार प्रश्न बना हुआ है। अंबिकापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। घर के सामने ही खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई और आग की उठती लपटें अफरा तफरी का कारण बनी। कुछ और गाड़ियां जो आसपास मौजूद थी उन्हें वहां से फौरन हटाया गया और आग पर काबू पाया गया। कार जल्दी हटाइए। और अब 20 बड़ी खबरें महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु